Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आई होप कि आपकी जो हैप्पी दिवाली है वो हैप्पी रही होगी और आप सभी सेफ हो और आपकी सारी फैमिली भी बहुत ही हैप्पी और सेफ है। तो आज आपको पता है डे 1 है। डे 1 किस चीज़ का है? रोड टू 90 का। रोड टू 90 क्या है? आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम क्या है? रोड टू 90, और जिसका टारगेट क्या है? हाउ टू अचीव 90+% इन CBSE 10th क्लास बोर्ड एग्जाम 2023। और उसी में आज हमारा डे 1 है। अगर कोई भी बच्चा जो हमारे चैनल पे नया है, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं उन सभी को कहूँगी बच्चे एक बार जाकर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लेना। उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमने विद इन 3 मंथ, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों के बीच में ही हमने ये डिसाइड किया है कि हम सारा का सारा सिलेबस भी कवर कर लेंगे इंग्लिश का, और साथ में क्या है, रिवीजन भी कर लेंगे। उसी सीरीज़ में, उसी शेड्यूल से अगर मैं आज देखूं तो आज 1 नवंबर है और आज हमारा डे है किसका? डस्ट ऑफ स्नो, जो हमारी एक पोएम है। कौन से बुक की? फर्स्ट लाइट बुक का फर्स्ट पोएम है, और ये पोएम लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये पोएम आज हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। और पहले बता देते, तो अभी हम सिलेबस कवरेज दे रहे हैं। पहले हम सिलेबस को कवर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? रिविजन करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जाकर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन से मंथ में, कौन से डेट को, कौन से दिन मैम ने कौन सा सिलेबस या कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है चैनल पे। आई होप कि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है। बहुत लोगों ने देखा है, बहुत मुझे कॉल मैसेजेस भी आए कि मैम आपने बहुत ही अच्छी प्लानिंग करी है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी प्लानिंग के साथ चलोगे बेटा तो 110% है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है नवंबर 1, 31 जनवरी 2023। आप इस लायक बन जाओगे कि यू आर रेडी फॉर योर फाइनल एग्जाम। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 1 नवंबर 2022 फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पोएम of the book First Flight CBSE Class 10, and this poem is written by Robert Frost, and the name of the poem is Dust of Snow। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लो। ये जो पोएम है एक शॉर्ट पोएम है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोएम है, और इस पोएम को लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और ये पोएम क्या है बच्चे? ये मोटिवेशनल पोएम है। जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और आपको पता लगेगा कि अगर हम लाइफ की जो छोटी छोटी मूवमेंट्स है ना, अगर उसे हम इंजॉय करना शुरू कर दे तो हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। ना कि हम क्या करें कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में हैपनिंग हुई और हम पूरा टाइम उसको सोच सोच कर सैड रहना शुरू कर देंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और क्या दिखाई गई है, जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा एक छोटा सा एक्ट है, मतलब क्या, एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसने क्या करता है, पोएट के माइंड को चेंज कर देता है। उसका माइंड पहले थोड़ा सैड था, अब वो बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल हो जाता है। तो पोएम पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो, जो मेन चीज़ है ना इस पोएम में वो ये है, लाइफ है यार, सीधी सी बात है। लाइफ में आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि हमेशा ही सब कुछ अच्छा ही होगा। अप डाउन होता ही रहता है। आपको पता है, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। हम जब अपने दिल की धड़कनें भी देखते हैं तो वो ऐसे ऐसे चलती है ना, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, ऐसे चलती है। जब वो स्ट्रेट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि बंदा मर गया है ना। ठीक है। तो लाइफ भी ऐसी है बेटा, जब तक अप डाउन नहीं होंगे ना तो फिर लाइफ का मजा भी नहीं होता। अगर स्ट्रेट हो गया, नॉर्मल हो गया, फिर आप में रह ही नहीं जाएगा ना कुछ। मतलब क्या, ऐसे चल रही है तो समझ लेना कि लाइफ है। ठीक है। अगर ऐसे हो जाए फिर तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत सारे अप डाउन होते हैं, रेदर देन कि उस चीज़, एक चीज़ को हम लेके बैठे रहें और बाकी अपने मूवमेंट्स ख़राब कर ले। नहीं, अपने लाइफ में आप हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दो। कोई चीज़ मान लो कि सुबह उठते हो आप, ठीक है,
सुबह उठ के मान लो कोई आपके साथ, मान लो कि आप 5 मिनट के लिए लेट हो जाते हो, तो आपके दिल में ये आ जाता है, अरे मैं 5 मिनट के लेट हो गया, आज तो मैं पूरा दिन हर जगह लेट होता हूँ। उसकी वजह से क्या, उस पर्टिकुलर थिंकिंग की वजह से आपका सारा दिन जो है वो खराब चला जाता है। अगर आप उसी चीज़ को थोड़ा पॉजिटिविटी में ले लो कि चलो अभी लेट हो गया तो आगे मैं सही सही रहूँगा, तो सब कुछ सही हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर पोएम में वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब देखो अबाउट द पोएम या इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम तो आपको पता लग गई। अब अबाउट द पोएट भी देख लो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, उनका पूरा नाम क्या है बच्चे, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ठीक है। और उनका हैप्पी बर्थडे कब होता है, 26 मार्च को। और वो कहाँ पैदा हुए थे, कैलिफोर्निया यूएस में पैदा हो गए थे। लेकिन वो 29 जनवरी 1963 को बॉस्टन में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और वो क्या है, अमेरिकन पोएट हैं और रूरल लाइफ, मतलब क्या, जो गाँव की लाइफ है उससे ज़्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है। और उनकी जो स्पीकिंग है, ठीक है, उनकी स्पीकिंग में आप देखोगे ना कि जो हमारे मतलब कि लोकल लैंग्वेजेस होते हैं ना, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ किया गया है, ठीक है। और उनके जो मतलब कि पोइट्री है वो रियल लगेगी आपको, ठीक है। एवरीडे सिचुएशन जो होती है किसी भी इंसान की, उसी चीज़ को वो प्रेजेंट करते हैं। मोस्टली क्या होता है, कई बार ऐसे पोइट्स भी होते हैं जिनके लिखने का तरीका इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हर एक को समझ में नहीं आता है। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री जो है ना, वो नो डाउट बात बहुत गहरी होती है, लेकिन वो जो गहरी बात होती है वो उठाते कहाँ से, हमारे जनरल लाइफ से ही उठाते हैं। लोगों को देखते हैं आस पड़ोस में और वहाँ से ही कुछ सीखते हैं और वहाँ से ही वो पोएम लिखते हैं। और जो सोशल इशू है, सोशल इशू मतलब इन द सेंस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, ठीक है, जिसपे हम हाय हाय करना शुरू करें, वैसा वाला मुद्दा नहीं। मतलब जो भी वो सोसाइटी में देखते हैं ना, सोसाइटी के जो इमोशंस हैं उसको सेंटर में रख के वो अपनी पोएम को लिखते हैं। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री कैसी होती है। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ, अबाउट द पोएट करने का मेन रीज़न क्या होता है। जब हमें पोएट के बारे में, किसी बंदे के बारे में हमें पता लग जाता है कि भाई बंदे का सोच ये है, वो ऐसा सोचता है, इस जगह का है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि वो क्या लिखेगा। आगे बात समझ में, इस वजह से हम अबाउट द पोएट पढ़ते हैं। वो कब पैदा हुए और कब मर गए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी है, वो किस चीज़ से प्रभावित है, उनकी राइटिंग स्टाइल में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, उनकी पोएट्री या उनकी स्टोरी में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में। अब देखो हम पोएम की एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो ये जो पोएम है, अगर आप यहाँ से यहाँ देखो, सिर्फ कितने लाइन्स हैं, 8 लाइन्स हैं। और यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया और मैंने बना दिया है 2 स्टेंजा बना दिया है, ठीक है। अब इस पोएम में, ठीक है, 2 स्टेंजा मैंने बना दिया है, ये रहा एक स्टेंजा और ये रहा दूसरा स्टेंजा। और इस पर्टिकुलर पोएम में एक देखो फर्स्ट लाइन जो है ना, द वे अ क्रो, ठीक है, एक क्रो है, वे का मतलब क्या होता है, उस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से, जिस तरीके से एक क्रो ने। बस यहाँ पर एक एक्ट है बेटा, ठीक है, क्या है, एक एक्ट है जिसको सेंटर में रख के इस पोएम को बनाया गया है, लिखा गया है। अब ध्यान से समझते जाना। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। पहले देख लो, डस्ट ऑफ स्नो क्या हो गया, फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, ठीक है। हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री बच्चे एक ट्री होता है जो पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है, और जिसे कंसिडर किया जाता है ओमेन के लिए कि भाई ये तो अपशकुन है, ठीक है ना। तो क्या कहा जा रहा है, देखो, द वे अ क्रो, कि एक क्रो ने जिस तरीके से शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब क्या कि एक क्रो ने अचानक से कुछ जो स्नो के पार्टिकल्स हैं वो मेरे ऊपर गिरा दिए। और वो जो क्रो था वो कहाँ बैठा है, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर देखो कहता है क्या, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। क्या कहता है, जब ये वाली एक्टिविटी हुई, कौन सी एक्टिविटी, जब जो क्रो के वजह से कुछ स्नो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिर गए, वो उस एक्टिविटी के बाद क्या होगा, मेरे दिल में, ठीक है, जो मेरा हार्ट जो था वो पहले सैडनेस से भरा हुआ था, दुखी था, उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। मतलब क्या, मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया। और जिसका रिजल्ट क्या हो गया, जो कुछ टाइम, देखो अगर हमारे 24 आवर्स होते हैं
तो मॉर्निंग का टाइम है मान लिया जाए, अगर 2 घंटे जो हैं 2 आवर्स, ठीक है, जो पोएट है वो रीग्रेट में, सैडनेस में उसने स्पेंड करा, और जिस तरीके से जैसे ही जो स्नो के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर गिरे तो उसका मूड जो है वो रिफ्रेश हो गया, मूड जो है वो हैप्पी हो गया, और इसकी वजह से जो अगर आप 24 में से 2 माइनस कर दो तो कितने बच गए, 22 आवर्स जो हैं वो रिमेनिंग वो बच गए। र्यूड का मतलब होता है वेस्ट करना, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं क्लब करके बताऊं तो देखो क्या कहते हैं कि जैसे ही द वे अ क्रो, जैसे ही एक क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, कहाँ से गिराया, फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, एज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल में, ठीक है, मेरे दिल में एक चेंज आया और मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया, मेरा दिल खुश हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया, एंड इसका रिजल्ट क्या हो गया, सम पार्ट मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, वो मैंने बचा लिया, किस चीज़ से बचा लिया, वेस्ट होने से बचा लिया। मतलब क्या, एक छोटी सी एक्टिविटी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है पहले सैड होके वो एक ट्री है, मान लो ये रहा ट्री, ठीक है, ये बच्चे ट्री है, ट्री के नीचे आकर वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो बड़े ज़्यादा दुखी हैं, अचानक से एक कौवा आता है, क्रो आता है, देखो मेरी ड्राइंग बुरी है तो समझना सिर्फ, एक क्रो आता है, आपको पता है जैसे ही कोई बर्ड जो है किसी ट्री पे आता है तो उसके आने की वजह से उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है ना ट्री पे, ठीक है, और अगर मान लो कि ट्री के ऊपर चारों तरफ क्या हो, बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई हो, ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे क्रो आया, ठीक है, क्रो के आने की वजह से मूवमेंट हुई, ठीक है, ट्री में मूवमेंट हुई, तो उसके रिजल्ट क्या हो गया कि कुछ जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो किसके ऊपर गिर जाते हैं, पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है, पोएट का जो मूड है ना वो चेंज हो जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, कुछ घंटे जो उसने वेस्ट कर लिए थे वो तो हो ही गए वेस्ट, लेकिन पूरा दिन वो वेस्ट कर लेता ये सोच के अरे आज मेरा दिन खराब हो गया, तो वो वाला काम नहीं हुआ, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे था वो क्या हो गया, बच गया। क्योंकि हमारी आदत होती है, आपने ये लाइन बहुत ज़्यादा सुना होगा, अरे सुबह सुबह ही ऐसा हो गया, आज तो सारा दिन ही खराब जाएगा। ये हमारे दिमाग की उपज है, पूरा दिन कभी खराब नहीं जाता अगर आप ये चीज़ ना सोचो तो, लेकिन आप सोचते रहे तो आज ऐसा हुआ था ना सुबह तो पूरा दिन खराब जाएगा, तो मतलब खराब जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पोएट यही कह रहे हैं कि बस थोड़ी एक छोटी सी चीज़, ठीक है, एक छोटा सा एक्ट, वैसे हम क्रो जो है या हैमलॉक ट्री जो है ये दोनों हम कहते हैं कि ये तो अपशगुन है, लेकिन ये दोनों अपशगुन चीज़ों की वजह से ही जो मेरा दिन था वो अच्छा हो गया, ठीक है ना, मतलब पहले मैं दुखी था लेकिन इन दोनों चीज़ों की वजह से ही अभी मेरा मूड अच्छा हो गया, और रिमेनिंग पार्ट जो है मैंने अपने दिन का बचा लिया बर्बाद होने से, नहीं तो मैं पूरा दिन ही सैड रहता। आई बात समझ में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस पर्टिकुलर पोएम का पता है क्या है, कि कभी भी लाइफ में कुछ हो जाए ना, छोटी सी इंसिडेंट हो जाए, देखो बड़ी चीज़ हो जाती है बच्चे उसका हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, लेकिन अगर छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना तो ये मत सोच लेना अरे सुबह ऐसा हो गया तो पूरा दिन खराब जाएगा, पहले पीरियड में अगर मैम ने डांट दिया ना तो 8 पीरियड तक बस डांट ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अपना मूड जो है उसको सेट करो, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा सेट करो, ठीक है, एंगल बदलो, देखने का नज़रिया बदलो, सब कुछ अच्छा हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये चीज़ जो है ये पोएम हमें समझाना चाहता है, और यहाँ पर मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। देखो एक चीज़ है बच्चे जिसे हम कभी भी सुधार नहीं सकते, वो क्या है कि अगर कोई बंदा मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसे हम दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो रेदर देन सैड होने के तरीके ढूंढो कि किस तरीके से हम कोई भी काम कर सकते हैं, अच्छा काम है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, कि अच्छे काम ही करना है। आई होप कि आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आ जाती है पोएटिक डिवाइस, ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस ध्यान से देखो, सबसे पहले है राइम स्कीम, ठीक है। अब राइम स्कीम में मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे क्रो और स्नो ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसको लिख दो ए और इसको लिख दो ए। मी एंड ट्री, तो ये हो गया बी और बी, तो राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना, देखो यार राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, ए बी
ए बी। फिर आ जाता है दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या, देखो फ्रॉस्ट यूजेस सिंपल इमेजरी, ठीक है, लाइक क्रो है, ठीक है, हैमलॉक ट्री है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो है। ये सारी चीज़ें जो है ये पोएट ने यूज़ करा है ताकि आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखा सके किसका, हमारे नेचर का। देखो बच्चे मैं तुम्हें यहाँ पे पोएम में भी दिखा देती हूँ, इमेजरी यूज़ करी गई है ना, देखो इमेजरी यूज़ करी गई है। मतलब क्या, जब आप ये चारी पोएम को पढ़ते हो तो आप इस चीज़ को इमेजिन करना शुरू करते हो कि अरे भाई ये देखो ये ट्री है, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हमारे खड़े हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके स्नो गिर गई, ठीक है ना, यहाँ से क्रो आया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट करी गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, इमेजरी। इमेजरी का मतलब कुछ नहीं होता बच्चे, इमेज क्रिएट करना होता है। आगे ना बात समझ कि जब आप पोएम को पढ़ रहे हो ना तो आपके आंखों के सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए, उसी को बोलते हैं इमेजरी। तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ करा गया है, इमेजरी। फिर आ जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द अल्फाबेट। देखो रिपीटिशन होगी कॉन्सोनेंट साउंड की, ठीक है, कहाँ पे, बिगनिंग ऑफ द अल्फाबेट। मतलब क्या, देखो कोई भी वर्ड है उसका बिगनिंग वाला जो अल्फाबेट है अगर वो क्या है, सेम है और कॉन्सोनेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन। यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, देखो क्या कहता है, क्या कहता है, ये देखो एक वर्ड है हैज़ और दूसरा वर्ड है हार्ट, ठीक है, दोनों का जो बिगनिंग अल्फाबेट है वो क्या है, ह है, ठीक है। ह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब रिपीटिशन होगी कॉन्सोनेंट साउंड की और प्लेस वैल्यू अल्फाबेट की क्या होगी, फर्स्ट वाली, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इन दोनों लाइनों में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। दूसरा जो है नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म जो है, देखो सिंबॉलिज्म जो है वो उसका मीनिंग क्या होता है, पहले ध्यान से देखना। सिंबॉलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल टू सिग्निफाई आइडिया बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। मतलब क्या, सिंबॉलिज्म का मतलब ये होता है बच्चे कि कोई भी, ठीक है, कोई भी आप सिंबल यूज़ करते हो जिसका मीनिंग कुछ और होता है बट यहाँ पर कुछ और होता है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे सिंबॉलिज्म भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है एंजाम्बमेंट। एंजाम्बमेंट क्या होता है, जब एक सेंटेंस जो है ना वो कंटिन्यू करता है एक से ज़्यादा लाइन में विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो उसे हम बोलते हैं एंजाम्बमेंट। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर जाके एक फुल स्टॉप है। मतलब क्या, जो लाइन है ना, ठीक है, सेंटेंस है, ठीक है, वो कंटिन्यू कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ करी गई है, एंजाम्बमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है क्या, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं डायरेक्टली, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमने क्या है, मेटाफर यूज करा है, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा, व्हेन ही कंपेयर द मास ऑफ स्नो फ्लेक एट टॉप ऑफ द ट्री विद डस्ट। मतलब देखो यहाँ पे दिखाती हूँ तुम्हें बच्चे, डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो स्नो है, ठीक है, स्नो जो है, स्नो का बहुत ज़्यादा मतलब आप ढेर लगा लो, उसको कंपेयर किससे किया गया है, डस्ट से किया गया है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है बच्चा पार्टी, मेटाफर यूज़ किया गया है। फिर आ गया एसोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड। जो वॉबल्स होते हैं AEIOU, जब ये किसी भी लाइन में यूज़ किया जाए, ठीक है, ज़्यादा एक ही अल्फ़ाबेट, एक ही वाउल अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार यूज़ किया जाए किसी भी लाइन में, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एसोनेंस। ये देखो, शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर ओ साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एसोनेंस यूज़ किया गया है।
चलिए, आई होप कि लिटरेरी डिवाइस तो क्लियर हो गए होंगे। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपका थिंकिंग अबाउट द पोएम है, पेज नंबर 14। सभी बच्चे फटाफट अपनी बुक्स निकालेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है बच्चा पार्टी? फटाफट बताओ, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। स्नो के जो टाइनी पार्टिकल हैं, बड़े महीन महीन फाइन पार्टिकल हैं, उसी को क्या कहा गया है? डस्ट ऑफ स्नो। फिर आगे देखो क्या कहता है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड? हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड? क्या कहते हैं कि किस तरीके से जो पोएट है उसका मूड चेंज हो गया, और क्या है, क्यों मतलब चेंज हुआ है, ये सारा कुछ आपने बताना है। तो आप कैसे लिखोगे इसका आंसर कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? पहली बात तो ये कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो है, ठीक है। उसके बाद पोएट इज स्टैंडिंग, पोएट कहाँ स्टैंड है? ठीक है, अंडर द हेमलॉक ट्री सडनली अ क्रो केम, ठीक है, एक क्रो आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन देयर इज अ मूवमेंट, ठीक है, there is a movement on the top of the hemlock tree and some tiny particle of snow fell on the poet, and because of that reason his mood changed from sadness to happiness, ठीक है। कि एक बार क्या होता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे जो है वो खड़े हैं, ठीक है, अचानक से क्रो आ जाता है। क्रो के आने की वजह से जो ट्री है उसमें मूवमेंट होती है, और मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, जो स्नो पार्टिकल हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाते हैं, और उसकी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो बहुत ही ज़्यादा सैड था वो अब किस में बदल जाता है? हैप्पीनेस में बदल जाता है। आई होप कि पहला क्वेश्चन सभी बच्चे को क्लियर हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, शाबाश। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चा, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। देखो अब कहता है कि किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बच्चा पार्टी नेचर को प्रेजेंट करा है। तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा सिंबल यूज़ किए गए हैं ना, ठीक है। हेमलॉक ट्री है, क्रो है, ठीक है, स्नो पार्टिकल है, किस तरीके से उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटी भी दिखाई है, सब चीज़ें दिखाई है। तो अब ये हम क्वेश्चंस की हेल्प लेते हैं और आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। देखो क्या कहता है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन द पोएम? कौन सा वर्ड है? क्रो, ठीक है। डू यू थिंक क्रो इज ऑफ्टन मेंशन इन पोएम? आपको लगता है कि क्रो हमेशा मेंशन किया जाता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कई बार मतलब रेयर चांसेस होते हैं क्रो के ऊपर पोएट्री लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? कि जब आप एक क्रो, एक कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज आती है? तो आप सबको पता है कि हमारे मतलब कि इंडिया में, स्पेशली बाहर का मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे इंडिया में क्रो जो है ना उसको कहते हैं अबे ये तो अपशकुन है, ठीक है। तो क्रो हमेशा नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है इन द माइंड ऑफ इंडियन पीपल, फाइन। फिर देखो अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। जो पाइन ट्रीज नहीं होते हैं, जो बर्फ, अगर आप देखोगे हमारे इधर चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, ठीक है, उत्तराखंड चले जाओ, JNK चले जाओ, तो वहाँ पाइन ट्री जिस तरीके से होते हैं ना, रुको बना के दिखाती हूँ, बहुत गंदा है वैसे तो मेरा, ऐसे होता है ये देखो, इस तरीके से निकले हुए होते हैं ऐसे ऐसे, जो क्रिसमस ट्री टाइप नहीं होता बेटा, हाँ उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको नहीं बोलते हैं, उसके जैसा ही होता है। तो हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है। उसके बाद व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल, ओक और पाइन? वेरी गुड। कहता है कि उन्होंने हेमलॉक ट्री को ही क्यों लिया, किसी और ट्री को क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया बच्चे क्योंकि जो चीज़ें हमें लगता है कि ये सिर्फ नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिविटी है, कई बार ऐसा नहीं होता यार कि हमेशा कोई चीज़ बुरी ही होती है। कई चीज़ देखो, कुदरत ने जो भी चीज़ बनाई है ना, कोई चीज़ बुरी नहीं बनाई। ये तो ह्यूमन बीइंग का सोच है कि अरे ये शगुन है, ये अपशगुन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नज़रिया है, आप देखने का तरीका बदल दो, ठीक है, और आपको उन सब चीज़ों में भी खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आप सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत गलत है। आपको देखो, आप सभी के घर में क्लॉक होगा ना, वॉल क्लॉक या घड़ी होगी, सभी के पास रिस्ट वॉच होगी। अगर एक घड़ी बंद भी होती है ना, वो भी एक टाइम पर सही वक्त बताती है आपको। तो आप कैसे सोच सकते हो कि कुदरत की जो क्रिएट करी गई चीज़ है वो कभी नुकसान करेगी किसी चीज़ का, ठीक है। अपना थोड़ा नज़रिया बदलो, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, ठीक है। इस वजह से उन्होंने हेमलॉक ट्री का ही यूज़ किया है, ठीक है।
उसके बाद देखो, व्हाट डू द क्रो एंड हैमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो। क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय और सॉरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक ऑफ अ हैमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। ये तो देखो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो लोगों के दो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। ठीक है, कई लोग तो कहेंगे व्हाट डू द क्रो एंड हैमलॉक ट्री रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो। कई लोग कहेंगे कि जी रिप्रेजेंट करते हैं जॉय को, कई लोग कहेंगे रिप्रेजेंट करते हैं सॉरो को। अगर आप शगुन और अपशगुन वाला वो कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो तुम तो कहोगे सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर पोएम में एट द एंडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो को सॉरो को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट एट द एंड में जब सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो गई तो यही चीज जॉय को नहीं रिप्रेजेंट करते। सोच के देखना, हमेशा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना लॉजिक भी लगाना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है जी, चलिए तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए। अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है ना कि 110% पेपर में आने ही आने हैं, तो अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, ये पहला जो हमारा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। ठीक है, व्हाट इज द क्रो सिंबॉलिक ऑफ। अब बताओ, जो क्रो है वो किस चीज का सिंबॉलिक है। यहाँ पर पर्टिकुलर जो स्टेंजा है या पर्टिकुलर जो लाइंस है उसमें क्रो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, सैडनेस, एंगर, जॉय या अगलीनेस। जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, द राइट आंसर इज सैडनेस, क्योंकि यहाँ पर बिगनिंग में है, बिगनिंग में हम क्रो को, ठीक है, सैडनेस के लिए उठा रहे हैं, लेकिन एंड पे जाके सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 4 लाइनें दी गई हैं ना, तो यहाँ पर आंसर उठाना किसको, सैडनेस को। ठीक है जी, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। क्रो जो है वो कहाँ बैठा है, अंडर द हेमलॉक ट्री, ऑन द हेमलॉक ट्री, ऑन द डस्ट ऑफ स्नो, ऑन द स्मॉल वाइट फ्लावर्स। कहाँ पे बैठा हुआ है बच्चा पार्टी, फटाफट आंसर निकालो जल्दी जल्दी। 1 2 3, हरी अप, डू फास्ट। ऑन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर ही है ना भाई, कि अंडर है, नहीं, हेमलॉक ट्री के ऊपर है, तो राइट आंसर इज बी, ऑन द हेमलॉक ट्री। वेरी गुड, वंडरफुल। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई। ठीक है, हेमलॉक ट्री जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, हेमलॉक ट्री जो है उससे हमें क्या सिग्निफिकेंस मिलता है, अब जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, यूथफुलनेस एंड जॉय, हेट्रेड एंड एंगर, माइंडफुलनेस एंड अटेंटिवनेस, या डेथ एंड फियर। आपको पता है माइथोलॉजी चला रहे हो तो किस चीज में जाओगे, डेथ और फियर। अब शगुन है, ठीक है, अब शगुन ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ पर आप किस चीज को लोगे, आपका जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक है, डेथ एंड फियर। अब देखो नेक्स्ट जो है, हु शुक द डस्ट ऑफ स्नो। किसने डस्ट ऑफ स्नो को शुक किया, द क्रो, पोएट, ट्री और पीकॉक। अरे भाई पीकॉक, पीकॉक तो ट्री उसमें पोएम में ही नहीं था, तो ये तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन, द क्रो। अब देखो, अब तुम्हारे दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर जो लास्ट का था तो आपने बोला कि जो कहाँ गया, देखो 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 देखो, हाँ, जॉय और सॉरो। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जॉय, कई बच्चे कहेंगे सॉरो। ठीक है, कई बुक्स में आपको मिलेगा जॉय, कई में मिलेगा आपको सॉरो। तो मैं एक चीज देखो बता देती हूँ बच्चे, जब आपको ये क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको जस्टिफाई कर देना। अगर आप इन दोनों का एज अ जॉय प्रेजेंट करोगे तो ये बताओगे कि एंडिंग में सब कुछ जब हैप्पी हो जाता है, इस वजह से ये रिप्रेजेंट करते हैं जॉय को। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि ये सॉरो को रिप्रेजेंट करते हो, तो एज पर द थिंकिंग, ठीक है, एज पर द पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों क्या है, ओमेन रिप्रेजेंट करते हैं, अपशगुन रिप्रेजेंट करते हैं। दैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये क्या है, यहाँ पे सॉरो है। आगे बात समझ में, मतलब जब पता है क्या,
जब हमारे पास बोलते हैं ना कि शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने लिखना है, तो लिखना है तो क्या का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सकते हो, ठीक है, आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन जब हम एमसीक्यू कर रहे हैं ना, ठीक है, इसमें सीधी सी बात है, क्रो किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, किस चीज को सिंबलाइज करता है, सैडनेस को, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में सैडनेस है और थ्रू आउट द पोएम भी हम क्या देख रहे हैं कि एट द एंड तक क्या है, सैडनेस को ही दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपने एलिमिनेट करना है। आ गई ना बात समझ में? आई होप कि फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया होगा। चलिए अब सेकेंड एक्सट्रैक्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से फटाफट करते रहिए बच्चे। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड? किस तरीके से जो क्रो है उसने पोएट का मूड चेंज कर दिया? मेकिंग हिम फील सैड, ओ हो, मेकिंग हिम फील रिफ्रेश बाय शेकिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ मेलोडियस वॉइस, थ्रोइंग सम फ्लावर ऑन हिम। अब देखो यहाँ पे ना, देखो किसी को नहीं भी आता है ना, जिसने पोएम थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो वो एलिमिनेट करो। यहाँ पे फ्लावर कहीं पे आपने देखा कि फ्लावर का जिक्र हुआ है? नहीं हो गया भाई, तू तो गलत ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कौए की आवाज क्या होती है, काम काम तो करता है, ठीक है, मेलोडियस वॉइस नहीं होती, गाना कहाँ से गा लेगा बेचारा। चलो ये भी एलिमिनेट कर दो। मेकिंग हिम फील सैड, पहले ही दुखी है, उसको और क्या सैड फील कराएगा, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दो। देन द राइट आंसर इज व्हाट? मेकिंग हिम फील रिफ्रेश्ड बाय शेकिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द पोएट्स डे? द ब्यूटी ऑफ हेमलॉक ट्री, द क्रोइंग ऑफ द क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग। कौन सी चीज है जिसने पोएट का जो रिमेनिंग का डे है उसे बचा लिया? अब देखो ब्यूटीफुल हेमलॉक ट्री, ब्यूटी ऑफ हेमलॉक ट्री तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हेमलॉक ट्री बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं होता है सॉरी, ठीक है। क्रोइंग ऑफ क्रो, क्रोइंग मतलब जो काव काव कर रहा है ना कौआ, उससे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है जी। चलो ये भी एलिमिनेट कर दो। उसके बाद क्या है? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, सराउंडिंग की वजह से तो नहीं हुआ क्योंकि सराउंडिंग तो पहले भी था, बट द राइट आंसर इज आंसर सी, द डस्ट ऑफ स्नो, बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो जो पोएट के ऊपर गिरता है, पोएट जी का माइंड जो है वो क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है। चलो तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? आंसर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड र्यूड, र्यूड का मतलब क्या हो गया? एंजॉयड, स्पॉइल्ड, रीग्रेट और सैड, ठीक है। एंजॉय मतलब खुश रहना, स्पॉइल का मतलब हो गया वेस्ट करना बच्चे, ठीक है। रीग्रेट का मतलब तो आपको पता ही है, सैड का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है फटाफट बताओ। ये बता देती हूँ, ये देखो र्यूड जो है सेकंड फॉर्म है, ठीक है, रूड जो है वो क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे इसी वजह से ये सेकंड फॉर्म जो है वो राइट आंसर है, स्पॉइल, ठीक है, कि जो मैंने, ठीक है, जो अपना दिन वेस्ट कर दिया, स्पॉइल कर दिया, स्पॉइल्ड, ठीक है, स्पॉइल जो है उसी का सेकंड फॉर्म है स्पॉइल्ड, जो वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप कि सभी को आ रहा होगा, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो नेक्स्ट जो है वो देखो, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा? राइम स्कीम निकालो, चलो स्टेंजा का आ जाओ। राइम स्कीम, सबसे पहले हार्ट, ए, मूड, बी, पार्ट, ए, र्यूड, बी। राइम स्कीम क्या बन गया? ए बी, ए बी। चलिए जी आंसर मिल गया हमें। अब ढूंढना शुरू करो, ए बी, ए बी, ए बी बी, ये सारे गलत हैं भाई। राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर कौन सा है भैया? फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया आज का सेशन लेने में मुझे। आई होप कि आपको ये जो पोएम है बच्चा पार्टी वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं एक दोबारा रिकैप दे देती हूँ, देखो
ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक पोएम है, छोटी सी पोएम है जो बहुत ही अच्छी लिखी गई है और इसमें हमें ये सिर्फ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो स्मॉल स्मॉल मूवमेंट है उसको एंजॉय करते चलिए, ठीक है, आप खुश रहेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक चीज़ याद रखना कि एवरीडे सिचुएशन को सेंटर में रख के रियलिस्टिक जो पोएम है वो लिखते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद देख लो ये रही लाइनें हैं पोएम्स की। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rude। आई होप कि आपको ये जो पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, राइम स्कीम बता दिया, इमेजरी, एलिट्रेशन, सिम्बॉलिज्म, एंजाममेंट, मेटाफर, एसोनेंस, ये सारी इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करी गई हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देना है ना वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ना सिर्फ ये बन जाए कि रट लिए और पेपर में जावड़े, नहीं, एक क्रिटिकल थिंकर बनना है आपने, चीज़ों को समझना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, एक क्रिटिकल थिंकर बनो। ये नहीं कि सिर्फ जो टीचर ने कह दिया आंख बंद करके भरोसा करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है तो यू रेज योर वॉइस, तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो भी प्रेजेंट करने का हक। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। और आज का सेशन, ये जो भी लेक्चर है, चाहे आधा घंटा 1 घंटे का, इसके बाद, इसको देखने के बाद आपको दोबारा इस पोएम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्सप्लेनेशंस भी दे दी, लिटरेरी डिवाइसेस भी आपको कवर करवा दिए हैं बच्चे, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट वाइज क्वेश्चन, सब कुछ हो गया है। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पर आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपकी पोएम अच्छे तरीके से कवर हो गई, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आई बटन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको शेड्यूल पता रहे कि कौन से डेट पे, कौन से तारीख, कौन से दिन को मैम कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस को। सी यू, तब तक ध्यान से रहना, हैप्पी रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।